तो मैं फिर आज हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ। तो इसमें से फर्स्ट है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का परिभाषा है या डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मदन, पानी, दूध, भगलपुर, पटना, बचपन, बुढ़ापा आदि। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी जाति के सारे सदस्यों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे किसी जाति की सभी वस्तुओं का बोध होता है, जैसे घोड़ा, कुत्ता, गाय, गधा, आदमी इत्यादि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो घोड़ा है, तो जितने भी घोड़ा है वो कौन से प्रजाति में आ जाते हैं, या तो कौन सा जाति में घोड़ा में आते हैं। ठीक है, अगर हम किसी कुत्ते को घोड़ा में शामिल कर देंगे तो उसे घोड़ा नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसे कुत्ता ही बोलेंगे। तो वो यहाँ पे क्या चीज़ को जाति दिखा रहा है। ठीक है, जैसे हम आदमी है तो हम आदमी को क्या कुत्ता नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये आदमी ही रहेगा, तो वो कौन से जाति में आ जाता है? आदमी जाति में आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे केवल खास वस्तु, व्यक्ति और स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कृष्ण, राधा, मुंगेर, आरा आदि। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति का बोध आ रहा है ना, जैसे राधा एक लड़की है। ठीक है, किसी का नाम है। ठीक है, उस व्यक्ति को बोध कर रहा है, तो यहाँ पे व्यक्ति को भी बोध कर रहा है। देखिए स्थान, ठीक है, यहाँ पे स्थान को भी, मुंगेर एक स्थान है तो वो स्थान को बोध कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे किसी वस्तु को बोल रहा है ना। ठीक है, ये वस्तु को भी बोध कर, जैसे आरा। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। इसका परिभाषा है, जिससे किसी वस्तु के भाव, गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अच्छाई, बुराई, बचपन, लिखावट, भलाई, दूरी आदि। ठीक है, तो यहाँ पे एक भाव और गुण को बताता है। देखिए कोई अच्छी होती है तो उसका हम लोग क्या एक गुण बता रहे हैं ना, कि जैसे सीता एक अच्छी लड़की है, तो हम लोग ये जो अच्छी बता रहे हैं, वो अच्छाई बता रहे हैं ना, वो क्या है? गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुण, भाव और धर्म जब बताया जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। आगे देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, इसका परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी जंतु अथवा वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, मेला, वर्ग, सेना आदि। ठीक है, तो देखिए समूहवाचक संज्ञा से, देखिए जो समूह वर्ड है ना, उसी से पता चल जाता है कि समूह एक ग्रुप या तो एक झुंड को बोध कराता है। ठीक है, तो देखिए सभा या मेला में एक पर्सन नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, एक ग्रुप, एक समूह में होता है। तो ये कौन से संज्ञा को बोध करता है? समूहवाचक संज्ञा को बोध करता है। ठीक है, आगे देखेंगे 5वां नंबर में कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा को नापा तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आलू, आटा। तो आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम का परिभाषा है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप, कोई, कुछ आदि। तो सर्वनाम से डेफिनेशन से हम लोग को ये परिभाषित होता है कि जो संज्ञा होता है ना, उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ। ठीक है, तो हम लोग अपने लिए क्या यूज़ करेंगे? मैं यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम यूज़ करते हैं, और किसी को वो क्या बोलते हैं हम लोग? सीता बोलने की जगह तुम इस तरह भी बोलते हैं ना, तुम यहाँ मत आओ। ये जो यूज कर रहे हैं संज्ञा के स्थान पर, वो हो जाता है सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हो जाते हैं?
6 भेद हैं। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और 4th नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम, 5th में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6 है निजवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वे, वह आदि। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुरुषवाचक है किसको कहा जाता है? ठीक है, तो जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया थी ना कि जैसे कि हम ये नहीं बोलते कि मैं हीरामती मांझू, ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे वहाँ पे? मैं हूँ, ठीक है, मैं यह हूँ ऐसे बोल सकते हैं। हम, तुम, ऐसा नेम कभी कभी हम लोग नहीं लेते हैं, तो डायरेक्ट उससे तुम कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि। तो यहाँ उत्तम पुरुष जो है यह परिभाषित होता है, जो उत्तम पुरुष में होता है ना वो हम लोग खुद के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो दूसरा है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, तू, तेरी, तेरी, आप, आपका आदि। तो देखिए मध्यम पुरुष में हम लोग समझ में कहे तो जो तुम्हारे सामने है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो सुनने वाला है, तुम, तुम्हारा, ठीक है, जो बगल में खड़ा है उसे हम लोग मैं तो नहीं बोल सकते हैं ना, उसे क्या बोलेंगे? तुम। ठीक है, अगर वहाँ पे उसका घर है तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे ना वो मेरा घर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो तुम्हारा घर है। ठीक है, तो ये समझने के लिए मैं आप लोग बताइए यहाँ पे क्या है मध्यम पुरुष के कौन कौन से सर्वनाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, तुम, तुम्हारा, तू, तेरा, तेरी, आप। ठीक है, तो ये सर्वनाम यूज किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अन्य व्यक्ति के लिए करे उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, उसका, वे, उनका, उनकी आदि। ठीक है, अन्य हो जाते हैं ना तो उसके लिए हम लोग ये सर्वनाम यूज करते हैं, वह, उसका, या वे, उनका, उनकी आदि। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। ये सर्वनाम का सेकेंड सर्वनाम है। इसका परिभाषा है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित, निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? सर्वनाम में किसी निश्चित, निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तीसरा है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखिए निश्चयवाचक में हम लोग किसी निश्चित कोई फिक्स चीज़ हो जाता है ना उसका, और या तो हम लोग के सामने जो चीज़ होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, तो वो हो जाता है या तो दूर की वस्तु या तो व्यक्ति का। ठीक है, थर्ड सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना होकर अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। तो देखिए यहाँ पे जो है ना वस्तु है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मतलब कि हम लोग को यहाँ पे कुछ डालना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को चावल खरीदना है, ठीक है, दुकान में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि कितना खरीदना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कुछ इतना केजी ले लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई कॉलेज या स्कूल में ही कितने स्टूडेंट हैं
ठीक है, ये पता नहीं होता है हम लोग को, निश्चित अनिश्चित होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लगभग इतने कोई होंगे, इतने ज़्यादा नहीं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना हम लोग, कुछ स्टूडेंट ही है ऐसा। तो सेम ऐसे ही ये अनिश्चित, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो 4th नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा है, जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा से संबंध बताने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जौन, सो, तौन आदि। ठीक है, तो ये ना संज्ञा जो होता है उससे क्या है, संबंध को बताता है। ठीक है, जैसे जो, सो, जौन, तौन। ठीक है, ये यूज़ होते हैं, ये याद रखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है 5वां नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। ठीक है, इसमें तो ये बहुत ही इजी है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और इसमें आप लोग सबसे अच्छी बात तो ये इसमें पहचाने का, ये क्वेश्चन मार्क होता है इस तरह का। ठीक है, तो इससे आप लोग जान जाएंगे कि यह क्या है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है 6 नंबर, निजवाचक सर्वनाम। निजत्व, इसका परिभाषा है, निजत्व या अपनत्व का बोध कराने वाले सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, स्वयं आदि। तो इस तरह से जो हम लोग निजत्व या तो अपनत्व का बोध कराता है उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हमारा सर्वनाम का जो था डेफिनेशन इतना ही है। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कारक। ठीक है, कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में, रामू ने लकड़ी से कुत्ते को मारा। तो यहाँ पे देखिए रामू ने लकड़ी। ठीक है, रामू और ये जो लकड़ी एक शब्द है। ठीक है, और उसके बीच में जो ने यूज हो रहा है वो एक क्या है, कारक है। और यहाँ पे देखिए लकड़ी और कुत्ते में जो संबंध तो दिखाने के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, कारक, से कारक यूज हुआ है। ठीक है, कुत्ते और मारा, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये को यूज हुआ है। ठीक है, इस देखो ये क्या है, कारक है। इस वाक्य में शब्दों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए रामू, लकड़ी, कुत्ता के आगे क्रमशः ने, से ये जो प्रत्यय लगाए गए हैं ये क्या है, कारक है। ठीक है, तो हम कारक के भेद के बारे में जानें तो कारक कितने हैं, 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो ये याद रखिएगा, टोटल 8 होता है। तो पहला हम लोग देखेंगे कौन सा है, पहला है कर्ता। ठीक है, कर्ता कारक है और उसके जो साइन होते हैं, जो चिन्ह है वो है ने, और दूसरा है कर्म। ठीक है, इसका चिन्ह होता है को, और तीसरा है कारण, जिसका साइन जो चिन्ह होता है वो से होता है, और चौथा है संप्रदान, इसका साइन 2 होता है को के लिए। ठीक है, अब 5वां है अपादान का साइन होता है से। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे करण से और अपादान से सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अपादान होता है ना वो विच्छेद करता है। ठीक है, इसमें अलगाव, किसी चीज़ से जो अलगाव होता है ना उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपादान वाला से। ठीक है, और करण जो है ना वो किसी चीज़ से संबंध होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग कर्ण का यूज करते हैं, कर्ण चिन्ह का। ठीक है, आगे देखेंगे 6वां संबंध, इसका है चिन्ह का, की, के, र, री, रे। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसके 7वां कारक
कौन सा है, अधिकरण। अधिकरण में, मैं, पर, ठीक है, ये इसके 3 चिन्ह होते हैं, में, मैं, पर, ठीक है। नेक्स्ट है 8वां नंबर, संबोधन। संबोधन का साइन होता है ए, हे, हो, अरे, एजी, अजी इत्यादि, ठीक है। तो ये जो साइन है आप लोग इसको याद रखिएगा, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से आप लोग पहचान जाएंगे ये कौन से कारक को बोध करता है, ठीक है। देखिए संबोधन के एग्जाम्पल देखिए, अरे इधर आओ, अरे संबोधन कारक है, ठीक है। जो अरे है ना, वो क्या है, एक संबोधन का साइन है, ठीक है। जैसे मैं बताई थी ना, इसका साइन कौन सा है, ए, हे, हो, अरे, एजी। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, अरे जो साइन है ना वो संबोधन का साइन है, ठीक है। यहाँ पे अधिकरण का देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है शेर वन में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे में जो यूज हो रहा है वो क्या है, अधिकरण, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कर्ता का मैं बताई थी कि इसका साइन क्या है, ने है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, राम ने दरवाजा खोला, ठीक है। राम ने दरवाजा खोला, तो यहाँ पे साइन जो है क्या है, कर्ता का ने है, ठीक है। आगे है कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक का साइन क्या है, को है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, मैंने पत्थर फेंका, उससे राम को बुलाया, उससे राम को बुलाया, ठीक है। मैंने पत्थर फेंका बोल सकते हैं, या तो उससे राम को बुलाया। तो यहाँ पे जो राम है, ठीक है, तो उसके आगे जो बुलाया है उसके फ्रंट में उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय जो लगा है, कौन सा कारक है, वो को, ठीक है। ये जो को है वो कौन से कारक का साइन है, कर्म कारक का, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे थर्ड कारक का, करण का एग्जाम्पल। तो करण के लिए कौन सा साइन यूज होता है, से, ठीक है। उसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसने लाठी से कुत्ते को मारा, उसने लाठी से कुत्ते को मारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो से साइन है ना, ठीक है, मतलब बताई थी ना पहले, यहाँ पे संबंध दूसरे शब्द से संबंध को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे लाठी और कुत्ते का जो संबंध है उसको दिखा रहा है, ठीक है। किससे, मतलब किस तरह से ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो से हो रहा है, से यूज हो रहा है, वो चिन्ह है किसका, करण कारक का, ठीक है। आगे देखिए संप्रदान। संप्रदान का कौन सा साइन है, को के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मैं राधा के लिए साड़ी लाया, ठीक है। राधा के लिए साड़ी लाया, तो यहाँ पे देखिए के लिए है, ठीक है। तो ये जो के है, के लिए है ना, वो कौन से कारक का साइन है, संप्रदान कारक का ये साइन है, ठीक है। तो आगे देखिए अपादान में पहले ही बताई थी, यहाँ पे विच्छेद यानी अलग होने को दिखाता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, पेड़ से पत्ते गिरे, तो यहाँ पे देखिए पेड़ से पत्ता गिरा है, वो क्या कर रहा है, पेड़ से पत्ता के अलग हो रहा है ना, ठीक है। तो वहाँ पे जब भी अलगाव का बात आता है तो वहाँ पे अपादान कारक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो से यूज हुआ है तो वो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। और संबंध कारक में तो ये साइन है का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यह उसका कलम है, वह उसका कलम है, यह राम की पुस्तक है, ठीक है। यहाँ पे जो का यूज हो रहा है देखिए, ये तो जॉइंट है, ठीक है, लेकिन हम इसको अलग देखिए तो यहाँ पे का लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, संबंध कारक, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि, ठीक है, यह राम की पुस्तक है, तो ये जो साइन है वो किसकी साइन है, संबंध कारक की, ठीक है। आगे देखिए अधिकरण में मैं, पर आता है। तो जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, शेर वन में रहता है, तो यहाँ पे में और मैं और ये जो पर है ना, ये इसके साइन है अधिकरण के, तो यहाँ पर ये अधिकरण कारक होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कारक का पूरा डेफिनेशन, ठीक है। उसके भेद हैं, याद रखिएगा, टोटल कितना होता है, 8 होता है।
सेल्फी तोरा घुराले मिली जुली रे दिना मुना जीना की जी